हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फेज इक्विलिब्रियम का पार्ट फर्स्ट। यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। देखिए, विषमांगी जो साम्य होते हैं, हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम होते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए 1876 में गिब्स ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे फेज रूल कहते हैं। और ये फेज रूल आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ये फेज रूल देख रहे हैं। इसमें है कि एक विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में प्रवस्थाओं की संख्या एवं स्वतंत्रता की कोटियों का योग, ये F और P का जो योग है वो तंत्र में उपस्थित घटक में अगर R+2 करेंगे के बराबर होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे F क्या है, P क्या है और C क्या है। ये क्या है, फेज रूल है, F+P = C+2। अब हम यहाँ पे पहले समझते हैं P का मतलब। फेज से क्या तात्पर्य है, किसी तंत्र का वह भाग जो समांग हो, भौतिक रूप से स्पष्ट हो, जिसकी एक पृष्ठ सीमा सरफेस बाउंड्री हो तथा वह यांत्रिक विधि द्वारा तंत्र के शेष भाग से पृथक किया जा सके, उसे हम फेज कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पर HCl के लिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे सभी गैसीय अवस्था में हैं और सभी गैसें क्या हैं, पूर्ण रूप से मिश्रणीय हैं। अतः यह एक समांगी मिश्रण है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक ही फेज है। ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी फेज हैं। बर्फ़, जल और जल वाष्प में 3 प्रावस्थाएँ हैं। इनको हम सरफेस बाउंड्री से अलग अलग कर सकते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। ऐसे अमोनियम क्लोराइड में देखते हैं तो अमोनियम क्लोराइड में क्या है, यहाँ पे 2 प्रावस्थाएँ हैं, ठोस और गैस। फिर है घटक। साम्यावस्था में स्थित किसी तंत्र के घटकों की संख्या उन स्वतंत्र परिवर्ती अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है जिसके द्वारा तंत्र की प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को एक रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सके। तो कंपोनेंट हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं जल की कंपोनेंट मानी घटक की बात हो रही है, C की बात हो रही है। तो जल की 3, यहाँ पे आप देख रहे हैं जल की कितनी फेज हैं, 3 फेज हैं। P कितना है यहाँ पे जल का, 3, लेकिन कंपोनेंट 1 है। घटक जो है जल का कितना है, क्योंकि इन तीनों प्रावस्थाओं का जो रासायनिक संगठन है वो H2 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड के केस में देखें तो यहाँ पे जो हैं 2 फेज हैं, अभी आपने देखा, ठोस और गैस। लेकिन प्रत्येक प्रावस्था को व्यक्त करने के लिए एक अवयव NH4Cl ही काफ़ी है। अतः ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको ठोस और गैस, तो यहाँ पे जो है आपको कितनी प्रावस्थाएं दिखाई दे रही हैं, 3 प्रावस्थाएं दिखाई दे रही हैं। देखो ये दोनों ठोस अलग अलग हैं। इस तंत्र में 3 प्रावस्थाएं लेकिन घटक 2 हैं, क्योंकि ऊपर लिखे समीकरण में कोई भी एक अवयव प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को प्रदर्शित नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं कि अगर हम ये 2 घटक लेके चलें तो हम जो रासायनिक समीकरण है उसमें प्रत्येक प्रावस्था का केमिकल कंपोजिशन हम क्लियर कर सकते हैं। अगर ये 2 घटक लेके चलें तो इससे हम बता सकते हैं। ऐसे ही अगर ये वाला कंपोनेंट हम लेते हैं तो यहाँ पे आप जो रासायनिक समीकरण है उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उनके संगठन को आप इन 2 घटकों के माध्यम से समझा सकते हैं। ऐसे ही जो फेरिक क्लोराइड और वाटर सिस्टम होता है उसमें जो है 8 क्या मिलेंगी आपको, फेजेज मिलेंगी। और लेकिन इनके जो घटक हैं वो क्या होते हैं, 2 ही घटक होते हैं। तो फेरिक क्लोराइड और जल तंत्र में फेज कितनी होती है, P कितना होता है, 8। लेकिन इनको 2 कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। और कंपोनेंट कौन कौन से 2 काम आएंगे यहाँ, एक तो आएगा Fe2Cl6 और सेकंड आएगा वाटर। ये किसके लिए बताया मैंने, फेरिक क्लोराइड और जल तंत्र के लिए बताया है। ठीक है।
अब हम देखते हैं F, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील कारक कौन कौन से हैं? ताप, दाब और सांद्रता। स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील कारकों जैसे ताप, दाब और सांद्र आदि की वह कम से कम संख्या जिनको स्वेच्छा से स्थिर रखने पर तंत्र की साम्यावस्था पूर्ण रूप से स्पष्ट वर्णित की जा सके, उसे स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम वन कंपोनेंट सिस्टम लेके चलते हैं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, अगर प्रावस्था भी 1 लेवें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 2 का मतलब हुआ कि आप इनको समझाने के लिए, वन कंपोनेंट सिस्टम को समझाने के लिए जो प्रावस्था आरेख है, फेज डायग्राम हम बनाएंगे, उसमें दाब और टेम्परेचर लेके चलेंगे। और यदि हम 2 कंपोनेंट सिस्टम लेते हैं तो उसके लिए, और प्रावस्था का मान जो है 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो है हम 1 लेते हैं, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान, अधिकतम मान कितना आएगा? 3 होगा। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमें जो है 3 चर की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या है? ताप, दाब और कंपोजिशन। अभी आपने देखा था फेरिक क्लोराइड और वाटर सिस्टम, तो वो क्या है? 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फेज डायग्राम बनाने के लिए आपको 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, ताप, दाब और संगठन। जबकि वन कंपोनेंट सिस्टम में भी आप देख रहे हैं वाटर के लिए, वाटर क्या है? वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 के लिए आप फेज डायग्राम बनाएंगे तो दाब और ताप से उसके फेज डायग्राम को हम क्लियर कर सकते हैं। अब ये आप इससे समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है, ये फेज रूल हो गया। और वन कंपोनेंट सिस्टम है तो यहाँ पर क्या है? ये वन कंपोनेंट सिस्टम कौन सा था? अभी वाटर का देखा, ऐसे ही सल्फर सिस्टम आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम है। और अगर वाटर के सिस्टम में आप देखा, और अगर मिनिमम फेज हम लेके चलें यहाँ पर इस फेज रूल में 1, तो आप देखेंगे कि डिग्री वन कंपोनेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 2 का मतलब है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वेरिएबल्स आवश्यक होंगे फेज डायग्राम को समझाने के लिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दाब और ताप आवश्यक हैं जल के फेज डायग्राम को समझाने के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं वाटर सिस्टम को। जल तंत्र एक वन कंपोनेंट तंत्र है जिसकी 3 प्रावस्थाएं होती हैं। ये 3 प्रावस्थाएं देख रहे हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। अब यहाँ पे देखेंगे कि जल तंत्र के प्रावस्था आरेख फेज डायग्राम में 3 वक्र में मिल रहे हैं, OA, OB एंड OC। और ये एक बिंदु O पर बने हैं जिसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। ये तीनों वक्र पूरे आरेख को 3 क्षेत्रों में AOC, AOB तथा BOC में विभाजित करते हैं। इन तीनों वक्रों, क्षेत्रों तथा त्रिक बिंदु का अध्ययन हम फेज नियम की सहायता से करते हैं। वक्र OA पे देखें हम, ये वक्र OA, यह वक्र जल और जल वाष्प में साम्य को प्रदर्शित करता है। इस वक्र को जल का वाष्प दाब वक्र, वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं, क्योंकि यह विभिन्न तापों पर जल के वाष्प दाबों को अभिव्यक्त करता है। बिंदु O जल का हिमांक है जहाँ से वक्र प्रारंभ होता है तथा ये 374 डिग्री सेंटीग्रेड क्रांतिक ताप पर समाप्त होता है। इस वक्र के किसी भी बिंदु पर यदि ताप को स्थिर किया जाए तो दाब अपने आप स्थिर हो जाएगा। यदि दाब को स्थिर करते हैं तो ताप स्वयं स्थिर हो जाएगा। अतः इस वक्र के किसी भी बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 1। फिर हम देखते हैं OB। यह वक्र विभिन्न तापों पर बर्फ तथा जल वाष्प के बीच साम्य को प्रदर्शित करता है। इसे बर्फ का वाष्प दाब वक्र या बर्फ का ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं तथा यह विभिन्न तापों पर प्राप्त बर्फ के वाष्प दाबों को बताता है। ये वक्र O से प्रारंभ होकर B पे समाप्त होता है, जो परम शून्य कहलाता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बिंदु के आगे अध्ययन संभव नहीं है। इस वक्र पर 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं। वक्र OA की तरह है, प्रत्येक ताप के लिए केवल एक दाब और प्रत्येक दाब के लिए केवल एक ही ताप हो सकता है, इसलिए इसकी भी स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 1। फिर है वक्र OC। यह वक्र विभिन्न ताप और दाब पर ठोस बर्फ और द्रव जल के बीच साम्य को प्रदर्शित करता है। इसे बर्फ का गलनांक वक्र, फ्यूजन कर्व ऑफ आइस कहते हैं। यह वक्र
बर्फ के गलनांक पर दाब के प्रभाव को प्रकट करता है। इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं विद्यमान हैं। इसकी स्वतंत्रता की कोटि भी क्या होगी? एक होगी। तो जो वक्र हैं उन पे जो है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिल रही है? एक। फिर है OA डैश, ये वाला अधिशीतलन वक्र। कभी कभी यह भी संभव है कि यदि जल को अत्यंत सावधानी के साथ हिमांक के नीचे तक बिना बर्फ बने ठंडा किया जाए तो ये वक्र प्राप्त होता है। यह वक्र अतिशीतित द्रव वाष्प दाब वक्र है, अर्थात इस पर अतिशीतलित द्रव जल और उसकी वाष्प साम्यावस्था में रहते हैं, परंतु ये साम्य मेटास्टेबल साम्य है। अतः अतिशीतलित जल थोड़े से विक्षोभ से तुरंत ठोस बर्फ में बदल जाता है। फिर है ट्रिपल पॉइंट, ये आप ट्रिपल पॉइंट देख रहे हैं। तीनों वक्र OA, OB और OC एक ही बिंदु O पर मिलते हैं और इस बिंदु पर बर्फ, जल और जल वाष्प तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में एक साथ विद्यमान रहती है, इसलिए इस बिंदु को त्रिक बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं केवल किसी एक निश्चित ताप और दाब पर ही संभव है, इसलिए इस बिंदु पर जो स्वतंत्रता की कोटि है वो क्या होती है? शून्य होती है, क्योंकि इस बिंदु पर ताप और दाब के मान पहले से ही निश्चित हैं और इनमें स्वेच्छा से कोई परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि ताप या दाब में किसी में भी परिवर्तन किया जाए तो ये प्रावस्था नष्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं फेज रूल के अनुसार, फेज रूल क्या है? F+P = C+2। यहाँ पे C का मान कितना है? 1 है और फेज कितनी है? 3 फेज है यहाँ पर और 2, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो F = 0 आएगा। जबकि अदर में क्या होगा? वक्र पे क्या होगा भाई? फेज नियम क्या है? F+P = C+2, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पे क्या है? कंपोनेंट 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ये C क्या है? 1 है और फेज कितनी? 2 फेज साम्यावस्था में है यहाँ पे वक्रों पे। तो F का मान कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो वक्र है वहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 1 है। लेकिन त्रिक बिंदु पे क्या होगा? P का मान कितना आ जाएगा? फेज कितनी है? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब है कि त्रिक बिंदु पर जो है अगर आप ताप और दाब में परिवर्तित करते हैं तो वो त्रिक बिंदु पॉसिबल नहीं है। उसके लिए त्रिक बिंदु के लिए ताप और दाब क्या हैं? पहले से ही निश्चित हैं। और इस बिंदु पर जो ताप और दाब का मान है वाटर के लिए वो कितना है? ताप का मान है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दाब का मान है 4.58 mm। यह ताप जल के हिमांक तथा गलनांक से कुछ अधिक है और तीनों प्रावस्थाओं का एक साथ साम्य विद्यमान रहने के लिए इन निश्चित मानों का होना आवश्यक है। थैंक यू।